पार्लियामेंट में जाके 2 मिनट वो तकरीर करते हैं, फिर वहां पे यहाँ पे वो वायरल कराते हैं, लोगों का माइंड जो है उसी तरफ तब्दील करते हैं। क्या उससे क्या होगा? अब मुझे आपको लग रहा है ये फिक्स्ड मैच है फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान? और क्या है? फिक्स्ड मैच नहीं है तो और क्या है? अब मुझे बताइए, इनका एक एमएलए कहता है कि मेरे को असेंबली में बिल लानी है शराब के खिलाफ, दूसरा कहता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे शराब होनी चाहिए। 96 में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, तब इन्होंने ऑटोनॉमी के लिए असेंबली में बिल पास की। जब ये वो बिल पार्लियामेंट में लेके गए तो जारिश फर्नांडीज साहब वहां कन्वीनर थे उस टाइम एनडीए के, तो उन्होंने कहा कि एनडीए इसके अगेंस्ट में है, तो अगर आपने बिल पास करनी है तो उमर साहब एनडीए का पार्ट है, उमर साहब को पहले रिजाइन करना पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट से। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इसको वापस कर दीजिए। जब मेजॉरिटी में रह के इन लोगों ने उस बिल की धज्जियां उड़ाई, तो आज किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तब भी थी जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे। सही बात है, इंसान को तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, कर सकती है। लोग काबिल कबूल करेंगे इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को लोग तस्लीम करेंगे, क्योंकि इनके ही जब ये दौरे इक्तदार में थे 2019 से लेके आज तक की अगर बात करेंगे, इसी दौरान आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके साथ साथ 35A को हटाया गया। क्या आपको लग रहा है कि लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में अभी तक वो चीज़ें जिंदा है, लोगों के दिलों में वो दर्द अभी जिंदा है कि 370 यहाँ से चला गया? पहले लोगों को कहा गया कि आपको बिजली फ्री में मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपको सड़कें मिलेंगी, आपको मुफ्त में गैस मिलेगा, बाकी चीजें मिलेंगी। अब उन चीजों से हट के आज शराब की बात हो रही है। मैं गांधरबल की बात करूं, आपने और हमने वोट दे दिया मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्ला साहब को, ठीक है ना? गांधरबल में एक टनल की इनॉग्रेशन हो रही है, देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है इनॉग्रेशन के लिए, तो क्या मेरे मेंबर पार्लियामेंट को वहां नहीं जाना चाहिए? क्या उनको वहां पे डिमांड नहीं रखनी चाहिए कि गांधरबल के लोगों ने मैं एज अ मेंबर पार्लियामेंट मुझे वोट दे दिया, मेरे को और टनल चाहिए, मेरे को और सड़क चाहिए, मेरे को और रोड वाइडिंग चाहिए, मेरे को और प्रोजेक्ट चाहिए? आज गांधरबल से एक मशहूर सामाजिक कारकुन और वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस के चेयरमैन फारूक गांधरबली ने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आखिरकार फारूक गांधरबली ने भारतीय जनता पार्टी का ही दामन क्यों थामा? आखिर कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी, जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, जहां पे जा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने सियासी कैरियर को अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से महफूज समझा, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फारूक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि अक्सर और बेशतर आप ये सियासी मुखालफत करते रहते हैं यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कि उन्होंने कहीं चीज़ों को मुद्दा बना के यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, यहाँ के लोगों से वोट ले लिया, और उसके बाद उन्होंने कभी भी यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए बात नहीं की। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ, मेरा एक अपना एजेंडा है, मैं अपने एजेंडा पे काम करता हूँ। आपने देखा होगा, आपके साथ भी हमने बहुत सारे कई ऐसे प्रोग्राम किए कई सालों से। मेरा हमेशा से ही एक ही नज़रिया है कि हम अपने कौम को कैसे बचा पाए, हम अपने नौजवानों को मजीद तबाही से कैसे बचाएं, ठीक है ना? मेरी जो अपनी ओपिनियन है, मेरे जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से ही मैच होता है, क्योंकि मेरा एक नेशनल एजेंडा है। यहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं उनका हमेशा से यही है कि कुर्सी के खातिर, अपने वोट के खातिर वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाए। भारतीय जनता पार्टी तब भी थी जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे। सही बात है, इंसान को तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मेरे क्या इख्तलाफात थे, आइडियोलॉजी के ही इख्तलाफात थे, आइडियोलॉजी के ही इख्तलाफात थे। पीडीपी के साथ मेरे क्या इख्तलाफात थे? मेरे कोई जाती इख्तलाफात नहीं थी, आइडियोलॉजी के ही इख्तलाफात थे, ठीक है ना? जैसे आज बात हो रही है कि जब असेंबली इलेक्शन की बात हुई, जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो मैनिफेस्टो से हट के आज किन मुद्दों को सामने ले रहे हैं? पहले लोगों को कहा गया कि आपको बिजली फ्री में मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपको सड़कें मिलेंगी, आपको मुफ्त में गैस मिलेगा, बाकी चीजें मिलेंगी। अब उन चीजों से हट के आज शराब की बात हो रही है, आज आर्टिकल 370 की बात हो रही है। शराब पे बैन लगनी चाहिए, अच्छी बात है। कौन कह रहा नहीं लगनी चाहिए? बीजेपी ने तो इससे पहले भी एक रेजोल्यूशन लाया था, जब पीडीपी की सरकार थी, तब ने तो पीडीपी ने उसकी मुखालफत की थी।
तब पीडीपी ने मुखालफत की थी। आधे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि इसमें बैन लगनी चाहिए, आधे कहते हैं नहीं लगनी चाहिए। लोगों को एक मुद्दा बन गया डिस्कस करने का, लेकिन वो तो कोई एजेंडा ही नहीं है ना। तो आपका मतलब यह है फारूक साहब कि शराब के मुद्दे पे बात करना कहीं ना कहीं असल मुद्दों से जो है वो लोगों को हटा रहे हैं, लोगों को हटा रही है। आप मुझे बताइए, लोगों को बिल्कुल उनका जो माइंड है वो दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। यार लोगों को रोजगार चाहिए, नौजवान परेशान है, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक वाजिया मैंडेट मिला, इसलिए वाजिया मैंडेट मिला ताकि ये नौजवानों को रोजगार दे सके, ये बिजली मुफ्त में कर सके। आज हर किसी के घर में 1500-2000 रुपए की बिल आती है। जब बिल बिजली वाले घर लेके आ जाते हैं तो इंसान मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 2019 से एलजी हुकूमत है यहाँ पे, चूंकि मरकज ही कंट्रोल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, उन्होंने अभी तक इन बिल्स में कमी क्यों नहीं लाई है? देखिए, मरकजी सरकार ने क्या कुछ यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास सपोर्टर्स की पॉलिसी नहीं थी। मैं एलजी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज कश्मीरी नौजवान अपने आप को ओलंपिक लेवल पे देखता है। मेरे पास कोई सपोर्टर्स की पॉलिसी नहीं थी, मेरे पास क्या था? एलजी साहब ने क्या कुछ नहीं किया। आज आपके यहाँ सड़कों पे आपको इंटरनेशनल टूरिज्म देखने को मिलता है। आपके नौजवान को, मेरे नौजवान को स्टोन पेल्टिंग से बचाया, कब्रिस्तानों से बचाया, कब्रिस्तान की जिन्नत से बचाया। आपके यहाँ पे कोई भी नौजवान पढ़ लिख के कभी भी रोजगार की तरफ नहीं जाता था। उसको लगता था कि अगर मैं बैंक से लोन उठाऊं तो 365 दिन में से मुझे 300 दिन हड़ताल रहेगा, 65 दिन मुझे काम करने को मिलेंगे। आपको लग रहा है की तरफ नहीं जा रहा था। आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर कोई फ्यूचर है? एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे इकोनॉमिकली रिवॉल्यूशन ला सकती है, जो कश्मीरी नौजवानों के माथे पे जो मायूसी है उसको खुशी में तब्दील कर सकती है। लोग काबिल कबूल करेंगे इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को लोग तस्लीम करेंगे? क्योंकि इनके ही जब ये दौरे इख्तिदार में थे 2019 से लेके आज तक की अगर बात करेंगे, इसी दौरान आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके साथ साथ 35A को हटाया गया। क्या आपको लग रहा है कि लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में अभी तक वो चीज़ें जिंदा है, लोगों के दिलों में वो दर्द अभी जिंदा है कि 370 यहाँ से चला गया? देखिए सज्जाद साहब, जहां तक मैं जाती तौर पे मेरी ओपिनियन है, जब भी मैं किसी से मिलता हूं तो कोई मेरे साथ आर्टिकल 370 की बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। हर कोई मुझसे कहता है फारूक साहब हमें सड़क चाहिए, हर कोई चाहता है फारूक साहब मेरे को अच्छा स्कूल चाहिए, हर कोई चाहता है फारूक साहब मेरा बेटा बेरोजगार है, मैं परेशान हूं, हर कोई चाहता है फारूक साहब मेरे को अच्छा अस्पताल चाहिए। ठीक है ना? तो 370 एक वोट बैंक के लिए क्रिएट, और क्या? आप मुझे बताइए, मैं गांधरबल की बात करूं, आपने और हमने वोट दे दिया मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्लाह साहब को, ठीक है ना? गांधरबल में एक टनल की इनॉग्रेशन हो रही है, देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है इनॉग्रेशन के लिए, तो क्या मेरे मेंबर पार्लियामेंट को वहां नहीं जाना चाहिए? क्या उनको वहां पे डिमांड नहीं रखनी चाहिए कि गांधरबल के लोगों ने, मैं एज अ मेंबर पार्लियामेंट मुझे वोट दे दिया, मेरे को और टनल चाहिए, मेरे को और सड़क चाहिए, मेरे को और रोड वाइडिंग चाहिए, मेरे को और प्रोजेक्ट चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या उनके पास मैंडेट है कि वो आर्टिकल 370 के ऊपर पार्लियामेंट में जाके 2 मिनट वो तकरीर करते हैं, फिर वहां पे यहाँ पे वो वायरल कराते हैं, लोगों का माइंड जो है उसी तरफ तब्दील करते हैं? क्या उससे क्या होगा? अब मुझे आपको लग रहा है ये फिक्स्ड मैच है फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान? और क्या है? फिक्स्ड मैच नहीं है तो और क्या है? अब मुझे बताइए, इनका एक एमएलए कहता है कि मेरे को असेंबली में बिल लानी है शराब के खिलाफ, दूसरा कहता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे शराब होनी चाहिए। मैच इनके फिक्स दरमियान फिक्स नहीं है तो और किन के दरमियान फिक्स है? आप मुझे बताइए, हम गांधरबल के रहने वाले हैं, हमने उमर साहब को वोट दे दिया, किस लिए वोट दे दिया? गांधरबल में तरक्की हो। क्या 4 महीनों में आपको लग रहा है कोई तरक्की हुई? क्या आपके किसी स्कूल में आपको उमर साहब देखने को मिले? कहां पे हैं? अब मुझे बताइए कहां पे हैं? हमें बड़ा दुख होता है जब शाम को खबरों में हमें देखने को मिलता है कंगन का एमएलए गली गली जा रहा है, दूसरा एमएलए लोगों के दरमियान जा रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, लोग उनसे अपने मसाइल शेयर कर रहे हैं। हमारे पास है कौन? इनका तो ये कहना है ना कि हमें कुछ चल ही नहीं रहा है अभी, जब तक स्टेट होल्ड नहीं मिलेगा तो उनको चाहिए ना कि रिजाइन करें। तो लोगों का भारतीय जनता पार्टी वही चाहती है कि रिजाइन करे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों ने अगर इनको मैंडेट दे दिया तो इनको काम करना चाहिए। लोगों ने मैंडेट दे दिया ना, किस लिए मैंडेट दे दिया? लेकिन उसके बरक्स ये जवाब में यही कहते हैं कि हमारी कहीं चलती नहीं है, हमारे पास अभी कोई ताकत ही नहीं है कि हम लोगों का काम अंजाम दे सके। भाई साहब, क्यों नहीं चलती है? अब मुझे बताइए क्यों नहीं चलती है? मुझे बताइए ना क्यों नहीं चलती? ये यूनियन टेरिटरी है, स्टेटहुड मिलेगा तब जाके हमारे पास पावर्स आएंगे। यूनियन टेरिटरी में ही इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा ना। बिल्कुल लड़ा। और भी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लोग काम करते हैं। बिल्कुल। ठीक, ये क्यों नहीं कर पाते हैं?
मुझे बताइए क्यों नहीं कर पाते हैं? इनको मालूम था ना कि हम कहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस माहौल में लड़ रहे हैं, कौन सा एजेंडा लेके लड़ रहे हैं। ठीक है ना, हमारी जो यूटी है ये एक कंज्यूमर स्टेट है। तो आपका मानना है फारूक साहब, आप मतलब साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि इनको सब कुछ पता था, इनको ये भी इल्म था कि हम यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे हाथों में कौन से पावर्स होंगे, हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ ये मैनिफेस्टो में लेके आए वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था। सजाद साहब, इनको बिल्कुल बखूबी मालूम है कि हमने ढोल बजाना है, लोगों को ढोल के साथ बिजी रखना है। जब वो एक तमाशागर आता है ना, बाजीगर आता है, बाजीगर के पास लोग कैसे जमा होते हैं? ढोल के बगैर आज तक आपने देखा कभी लोग जमा होते हैं? ढोल बजाना पड़ता है। इसी तरीके से इन लोगों ने 370 ढोल के लिए रखा है। आप और मैं पढ़े लिखे, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने बाहर जाके दुनिया देखी है। आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370 पे अगर हम बात करें तो उसके लिए आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेजॉरिटी कहां पे है इनके पास? अब मुझे बताइए, 96 में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, तब इन्होंने ऑटोनॉमी के लिए असेंबली में बिल पास की। जब ये वो बिल पार्लियामेंट में लेके गए तो जारिश फर्नांडीज साहब वहां कन्वीनर थे उस टाइम एनडीए के, तो उन्होंने कहा कि एनडीए इसके अगेंस्ट में है, तो अगर आपने बिल पास करनी है तो उमर साहब एनडीए का पार्ट है, उमर साहब को पहले रिजाइन करना पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट से। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, इसको वापस कर दीजिए। जब मेजॉरिटी में रह के इन लोगों ने उस बिल की धज्जियां उड़ाई, तो आज किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको आर्टिकल 370 के लिए वोट नहीं दे दिया। उमर साहब, मैंने आपको वोट दे दिया कि मेरे गांधरबल की मां, मेरे गांधरबल की बहन, मेरे गांधरबल का बेरोजगार नौजवान, मेरे गांधरबल का रेत निकालने वाला जो परेशान है, जिसका रोजगार नाला सिंध के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके पास आएगा अपना दरखास्त लेके, कहेगा उमर साहब मेरी सुनवाई होनी चाहिए। तो उसको बेचारे को पता ही नहीं कि 4 महीने से उमर साहब है कहां। ठीक है ना? तो एक माहौल बनाया गया है। पहले गांधरबल के लोगों को यह कहा गया कि आपको एक अच्छा चेहरा दे देंगे, एक ब्यूरोक्रेट को लाया गया और कहा गया कि एक पढ़े लिखे इंसान को हमने सामने लाया, अब यह आपकी तर्जुमानी करेगा। तो पीछे से जो इनके पास मुर्दों की एक जमात है, उनको मैं बोलता हूं जिंद मुर्द। ठीक है ना? जो कानून से आप सुनते भी नहीं है, गूंगे बहरे लोगों को कुर्सियों पे बिठा के रखा है। अब उनको कहते हैं कि आप इसको कहो कि आप कल के आए हुए हो नेशनल कॉन्फ्रेंस में। एक पढ़े लिखे नौजवान को लाया। अब अगर वो नौजवान वहां पे इनको बात कहे तो पुराने लोग कहते हैं ओ अरे यार आप चुप करो, आप कल तो तंजीम में आए हो। यह इनका एक चीज है कि एक माहौल को तकसीम करके रखना ताकि हमको अकाउंटेबल न बनना पड़े। ठीक है ना? तो मैं इनसे चाहता हूं, आप होम डिपार्टमेंट को छोड़िए, आप आर्टिकल 370 को छोड़िए, तो बिजली को मुफ्त करिए ना, राशन तो दे दीजिए ना, रोजगार तो दे दीजिए ना, कैजुअल लेबरों की बात तो सुनिए ना, डेली वेजरों की बात तो करिए ना, वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात करिए ना। चलिए फारूक साहब, अब चूंकि आप ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और आने वाले वक्त के अंदर क्या कुछ करने वाले आप गांधरबल के इन बेरोजगार नौजवानों के लिए, गांधरबल में जो ये नदी नाले हैं इन पे पहरे लगाए गए हैं, वहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा है नौजवानों को, जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान और नदी नालों में काम करते थे उन्हें भी रोका जा रहा है। फारूक साहब, कौन से कदम उठाने वाले आप इसके लिए? देखिए सजाद साहब, आपको बखूबी मालूम है, आपने हमारे बहुत सारे प्रोग्राम कवर भी किए हैं। मेरा हमेशा से यही है कि मैं कंट्रोवर्सी से ज्यादा काम करना चाहता हूं। मेरा यह एजेंडा है कि जो मुझसे हो सके मेरे को करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना? बहुत तबाही हो चुकी यार, कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भर चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? अब बहुत हो चुका। अब लोगों को बेवकूफ बनाने के बजाय हमें तामीर और तरक्की की बात करनी चाहिए। यार ये एक ICUT है जहां पे हम नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। हमें टूरिज्म की तरफ जाना चाहिए, टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टूरिस्ट पुलिस को। तो लिहाजा नौजवानों को बेवकूफ बनाने के बजाय हमें सीधे मुद्दों पे बात करनी चाहिए। ठीक है ना? रूला साहब को जो उनके पास अपना फंड है उसको वो ग्राउंड में यूटिलाइज करना चाहिए ताकि यार लोग खेलें, बच्चे खेलें। ग्राउंड नहीं है हमारे बच्चों को खेलने के लिए, उनको यार फुटबॉल लाके दे दें,
उनको गरीबों को बैग और कलम लाके दे दें, ये देखें किस बच्चे में टैलेंट है, उनको गाइड किया जाए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना चाहिए। ठीक है ना। आप मुझे बताइए, इलेक्शन के बाद रूला साहब ने आपने कब देखा उनको यहां एक पब्लिक दरबार में बात करते हुए? सिर्फ आर्टिकल 370 पे पार्लियामेंट में 2 मिनट फिक्स होता है बात की, उसके बाद शाम को उन्हीं लोगों के साथ वहां पे कॉफी पीना और उनको कह देना यार ये मेरी मजबूरी है ना, मेरे को बात करने दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे फारूक गांधरबली, जिन्होंने कल ही ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और फारूक गांधरबली का साफ साफ कहना है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अभी इक्तिदार में है, वो लोगों को कहीं ना कहीं असल मुद्दों से ध्यान हटा रही है और दफा 307 को अभी भी अपनी सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ रहता है वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए वाली दास्तान, सजाद रिजवी के साथ।